Hello everyone, so today we will start our new topic friction of chapter 5 laws of motion। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्रिक्शन। तो आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज फ्रिक्शन। इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हम किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को समझ लीजिए, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने एक पर्टिकुलर सरफेस पे पुट कर रखा है। अभी यहाँ पे इस पर कोई भी फोर्स इम्पेंड नहीं हो रहा है, कोई भी फोर्स इस पर लग नहीं रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक आपको बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन अभी एक्ट नहीं हुआ है। तो फ्रिक्शन तब तक एक्ट नहीं होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करा, मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अब फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बॉडी का मोशन भी ऑलवेज आपको पता ही है, इस तरीके से ही होगा। तो इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे सरफेस का कांटेक्ट है इस पर्टिकुलर बॉडी की सरफेस के साथ, मतलब दिस पॉइंट, ठीक है, इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है जो किसको अपोज कर रहा है, मोशन ऑफ दिस बॉडी को अपोज कर रहा है, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। सो दिस इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है और साथ ही साथ ये कहाँ पे सेटअप होता है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में सेटअप होता है। दूसरी चीज़, इसकी डेफिनेशन और अच्छे से यहाँ पे एलैबोरेट करते हैं। ये कब यहाँ पे एक्ट होता है कि जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करने वाली होती है मोशन को, मतलब जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तो ये बॉडी स्टार्ट करेगी मोशन को उस टाइम पे, और दूसरा जब ये मोशन पे होगी, और तीसरा अगर बॉडी रोल कर रही हो। तो यहाँ पे तीन केसेस पे क्या लगेगा, उस बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा। कौन लगाएगा, उसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट में जो सरफेस है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, वहाँ पे उस पर क्या लगेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। तो डेफिनेशन कंप्लीट कर देते हैं। सो फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव, टेंड्स मतलब स्टार्ट्स टू मूव, और मूव on the surface of another body or rolls on the surface of another body। so 3 cases में यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। तो इसी को लेते हुए हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को जो टाइप्स में बांटा है वो 3 टाइप्स में बांटा है। एक फोर्स है आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन है हमारे पास काइनेटिक या स्लाइडिंग, काइनेटिक भी बोल सकते हैं और इसे स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किस टाइप के फ्रिक्शन है। तो मैंने इसके 3 पार्ट्स बोले थे। एक तो कौन सा, कि जब बॉडी जस्ट स्टार्ट कर रही होगी मोशन करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। ये कोई एक पत्थर है, ठीक है, जो सबसे ऊपर हिल में प्रेजेंट है, ठीक है, पहाड़ के सबसे टॉप में है पत्थर। अब यहाँ पे समझ लीजिए कोई एक पर्सन है जो इस पत्थर को गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये पत्थर है, ये पत्थर ऊपर से नीचे, मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे तभी गिरेगा जब इस पे आप कितना न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ साथ इसमें तीनों फ्रिक्शन आपको समझ में आ जाएंगे इस एग्जाम्पल से। तो अब यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। मैंने क्या बताया कि फ्रिक्शन तभी एक्ट होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो इट मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन। तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या ये पत्थर हिलेगा, नहीं हिलेगा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा, अब देखिए हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन ये पत्थर ए से बी तक नहीं जा पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसको हिलाने के लिए 10 न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि हमारे 1 न्यूटन के फोर्स को किसी ने क्या करा है, अपोज करा है, और अपोज करने के बाद वहाँ पे उसे कैंसिल आउट कर दिया है। तो वो कौन सा फोर्स है जिसमें बॉडी, हम फोर्स तो लगा रहे हैं उस बॉडी पे लेकिन वो बॉडी हिल नहीं रही है, ठीक है, वो बॉडी हिल नहीं रही है, अपनी जगह पे ही है। तो वो फोर्स जो है वो होता है हमारा फ्रिक्शनल। और कौन सा फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए इसका नाम स्टैटिक पड़ा है। स्टैटिक मतलब रेस्ट।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे, और वो बॉडी उस टाइम पे रेस्ट में ही है, ठीक है, तो रेस्ट में ही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे उसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट में एक अपोजिंग फोर्स है जो आपके एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है, जो आपके फोर्स को अपोज कर दे रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऐसी अगर आपने समझ लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये बॉडी हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, उस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब वो कितना लगेगा? सेम वही माइनस का 5 न्यूटन। तभी तो उसने आपके प्लस के 5 न्यूटन को कैंसिल करके उस बॉडी को रेस्ट में रखा है। अगर आप यहाँ पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाते हैं? 9 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो 9 न्यूटन के फोर्स में क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बढ़ चुका है? माइनस का 9 न्यूटन। तभी तो उसने आपकी 9 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल आउट करके उस बॉडी को रेस्ट में रखा है। अब अगर ये बताइए कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो है, ये है इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हो आप, कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, उसको जो फोर्स लगाने, अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाए तो वो क्या होगा, वो बॉडी मोशन करने लग जाएगी। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या रहेगी, तभी भी रेस्ट में रहेगी, जस्ट स्टार्ट करने वाली होगी, क्या करना, मोशन करना स्टार्ट करने वाली होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो 1 न्यूटन जो इसको कैंसिल आउट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगा था, माइनस का 1 न्यूटन, माइनस का 5 न्यूटन, माइनस का 9 न्यूटन, माइनस का 10 न्यूटन, ये कैसे कैसे एडजस्ट हो रहा है, अपने आप ही एडजस्ट हो जा रहा है ना आपके एक्सटर्नल फोर्स को क्या करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये सारे टाइप के जो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कैसे टाइप के फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब बात आती है कि जब आपने 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया, 11 न्यूटन का, 11 न्यूटन का आप जैसे ही फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी, और मूव करते करते, अब देखिए जब ये मूव कर रही है, समझ लीजिए स्लाइड करके नीचे पहुंच रही है, ठीक है। 2 तरीके हो सकते हैं पत्थर के नीचे पहुंचने के, एक तो या तो बीच में स्लाइड करेगी या तो बीच में रोल करेगा, ठीक है। तो मैं स्लाइडिंग वाले की बात कर रही हूँ कि जब वो मोशन में होगी लेकिन स्लाइड कर रही होगी, रोल नहीं कर रही होगी। तो रोलिंग करते दौरान क्या आप उस पर वही 11 न्यूटन का फोर्स लगा के रख रहे हैं? नहीं, आपने बस एक बार लगाया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो बॉडी अपना आप नीचे जा रही है। तो वो फोर्स जो बॉडी जब क्या कर रही है, मोशन कर रही है, मोशन के दौरान जो उसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट में अपोजिंग फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इट एक्ट्स व्हेन वन बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, जब कोई बॉडी मूव करेगी तो मूव करते टाइम उसके कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस में जो भी वहाँ पे अपोजिंग फोर्स लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी ना 10 न्यूटन, ठीक है, इस 10 न्यूटन के स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक चीज़ और आपने पढ़ ली है, देखिए सारे के सारे स्टैटिक फ्रिक्शन ही थे, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी जिसके जस्ट तुरंत बाद उस बॉडी ने मोशन करना था, उस बॉडी ने टेंड्स टू मोशन करना था, तो इट मीन्स वो कौन सा फ्रिक्शन था, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि लिमिटेड वैल्यू थी ना उस स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या तो इक्वल टू 10 होगा या तो 10 से छोटा होगा, ये चीज़ बोल सकते हो आप, ये चीज़ याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये बताइए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके मोशन के दौरान, वो कैसा लग रहा होगा, 10 न्यूटन से ज़्यादा लग रहा होगा कि कम लग रहा होगा। तो आपको मैं बता दूँ, आपने बस एक बार फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, उसके बाद वो बॉडी अपने आप ही नीचे गिरती जाएगी, तो इट मीन्स आपका तो कोई एफर्ट नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो फोर्स। तो इट मीन्स कि नो फोर्स भी नहीं बोल सकते, उसमें लेस फोर्स बोलेंगे, तो लेस फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है कि वो बॉडी मोशन कर रही है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है तो उस केस में जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपैरिजन टू किसके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के या स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है इसमें, रोलिंग फ्रिक्शन। अब समझ लीजिए बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है। अब रोल का एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर गैस आती होगी, तो जो सिलेंडर है भारी रहता है, तो आप कैसे लेके आते हैं, उठा के, बहुत लोग उठा के लेके आते हैं, लेकिन जो सही तरीका है कि जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत भी ना पड़े, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर सिलेंडर को रोल करते हुए लेके आते हो। तो इट मीन्स कि वो बॉडी जब कभी रोल कर रही है तो उसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट में एक फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। उस टाइप के फ्रिक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको बता दें रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही कम होती है एज़ कंपैरिजन टू काइनेटिक फ्रिक्शन के, कम होती है। तो अगर मैं इन तीनों का कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक, उससे कम होता है काइनेटिक, और सबसे कम होता है क्या, रोलिंग। तो इसको आप ऐसे भी याद करके रख सकते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है बॉडी को मोशन करने के लिए, वो फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टैटिक में वो बॉडी रेस्ट में ही है, वो फ्रिक्शन उसे रोक के रख रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा। काइनेटिक में मोशन तो कर रही है ना कम से कम वो बॉडी, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन वो मोशन तो कर रही है, तो इट मीन्स वो स्टैटिक, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में अगर हम बात करें सिलेंडर को स्लाइड करना ज़्यादा इजी है कि रोल करवाना ज़्यादा इजी है, तो रोल करवाना ज़्यादा इजी है। तो इट मीन्स कि अपोजिंग फोर्स किस में कम लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक, फिर उससे कम काइनेटिक, तो सबसे कम कितना हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें फीचर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आपने स्टैटिक फ्रिक्शन समझ ही लिया है तो इसी एग्जाम्पल के ही थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि जो दोनों बॉडीज़ की सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब ये है कि वो जो दो बॉडीज़ हैं उनकी सरफेसेस कैसी हैं। वो अगर स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। और अगर वहाँ पे वो सरफेस कैसी है, रफ़ है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट अगर रफ़ है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता है कि सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट के ही ऊपर बेस्ड होता है कि किस तरीके से वो फ्रिक्शन लगेगा, कि रफ़ है कि स्मूथ है। सेकेंड थिंग, नो अप्लाइड फोर्स देन नो स्टैटिक फ्रिक्शन, कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, अभी बताया था मैंने, किसी पर्टिकुलर बॉडी पे आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारे फोर्स को अपोज करता है। तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो किसको अपोज करेगा, तो इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन तभी अराइज होता है जब कभी हम उस पर क्या लगाएंगे, उस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स करेंगे। थर्ड थिंग, इट अपोजेज द इम्पैंडिंग मोशन। ये इम्पैंडिंग मोशन क्या हुआ, वो मोशन जब कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मोशन करती है, तो उसे कहते हैं हम इम्पैंडिंग मोशन। जैसे कि ये स्टोन था, इस स्टोन पे अगर मैं फोर्स लगाती तो ऑब्वियसली इस फोर्स की वजह से इस बॉडी ने मोशन तो करना ही था फिजिक्स के लॉज के हिसाब से, लेकिन इस बॉडी ने क्या नहीं किया, मोशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके इम्पैंडिंग मोशन को किसने अपोज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपोज किया। ठीक है। फोर्थ वन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी या रीजनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रीज़न पूछा जा सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोला जाता है। अब देखिए सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ, आपने खुद देखा इसका नेचर कि जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन था तो वहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो -1 न्यूटन हो गया। जब वहाँ पे 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स था तो -5 न्यूटन फोर्स हो गया, फिर यहाँ पे -9 न्यूटन हो गया और यहाँ पे -10 न्यूटन हो गया। तो इट मीन्स अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकल के आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकल के आ रहा है, वो किसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, जिस हिसाब से हम उस बॉडी पे क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ताकि वो हमारे एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल आउट कर दे और उस बॉडी को क्या बना के रखे, रेस्ट में बना के रखे। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोला जाता है। कि जब भी हम किसी बॉडी को मूव कराने के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं तो उतना ही अमाउंट ऑफ अपोजिंग फोर्स लगता है जो कि हमारे एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोला जाता है, जिसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसी से हम देखते हैं। अब एक और बात बताइए मुझे ज़रा, आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, 2 कौन कौन सी, एक तो है साइकिल,
और दूसरी कौन है यहाँ पे, कार। दोनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस पे लगेगा, मतलब जब आप उसे फोर्स लगाएंगे उन बॉडीज़ पे तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में महसूस होगा आपको। तो आपका आंसर यही होगा कि कार में फोर्स जो है फ्रिक्शन का वो ज़्यादा लगेगा एज़ कंपैरिजन टू किसके, साइकिल के। और आपने ये आंसर क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कार का वेट ज़्यादा होगा उस बाइसाइकिल के कंपैरिजन। तो इट मीन्स कि जो फ्रिक्शन है वो वेट पे भी डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है कि वेट तो चलो डाउनवर्ड लगता है, वेट को बैलेंस करने वाला एक फोर्स होता है जो परपेंडिकुलरली उस बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में और इससे पहले जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम आर से इंडिकेट कराते हैं, जो यहाँ पे हमारे बॉडी वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी फ्रिक्शन है वो ऑलवेज किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे जरूर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जितना ज़्यादा वेट, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट बॉडी, उतना ही ज़्यादा उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और कौन सा वाला है, मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ। तो एक तो देखिए एफ का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये सभी के सभी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन इनमें से जो 10 न्यूटन है उसको मैंने क्या नाम दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ मैक्स ये मोस्टली किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे। मतलब जो कार है उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलग है और उस बाइसाइकिल का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलग है। तो इट मीन्स दोनों के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। आर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी वेट को बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इज इक्वल्स टू म्यू एस आर। व्हाट इज म्यू एस हेयर, म्यू एस है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी सरफेस है उस पर्टिकुलर बॉडी का, जिस पर्टिकुलर बॉडी के सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी क्या करेगी, वहाँ पे मोशन करना स्टार्ट करेगी, तो उस पर्टिकुलर कोफिशिएंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमें ये बताती है कि वो पर्टिकुलर बॉडी की जो सरफेस है वो दूसरी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी है, एफ एस मैक्स। सिर्फ आपको एफ एक्स नहीं लिखना, अगर आपने एफ एक्स लिखा तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस आर, वेयर एफ एस मैक्स इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब एफ एस के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एस क्या है, एफ एस है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की जो भी यहाँ पे वैल्यू थी, कौन कौन सी वैल्यू थी, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये सारी की सारी क्या है, ये एफ एस की तो वैल्यू है। बट इसको हम यहाँ पे ऐसे रिलेशन में कैसे लिखे, तो एफ एस इज इक्वल्स टू तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए 10 न्यूटन भी एफ एस के अंदर आ रहा है, ठीक है, और 9, 5, 1 ये भी आ रहे हैं, लेकिन ये कम वैल्यू है, तो कम वैल्यू है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए एफ एस मैक्स इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैंने लेस देन लिखा है तो इट मीन्स एफ एस मैक्स जो है वो एफ एस जो भी निकल के आएगा उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है एफ एस मैक्स क्या है, 10 न्यूटन। तो बाकी के जितने भी 9, 5, 1 हैं ये एफ एस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एफ एस की वैल्यूज ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है, 10 न्यूटन से कम ही आ रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है कि जब हम एफ एस की बात करें तो एफ एस में 10 न्यूटन भी आ ही रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एफ एस की वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो एफ एस की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल भी हो सकती है एफ एस मैक्स के और लेस देन भी हो सकती हैं, ठीक है। अब एफ एस मैक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जो उसकी वैल्यू है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू एस आर, ये एस यहाँ पे सफिक्स में है। तो ये आपको याद रखना है कि एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस आर होता है, और सिंपल एफ एस मतलब
स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू होता है म्यू एस आर के। स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है कि अगर किसी बॉडी पे हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली उसका मोशन भी उसी डायरेक्शन में ही होगा, और मोशन के दौरान जो भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट में अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम इंडिकेट कराते हैं एफ के से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसके फीचर्स सबसे पहला है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसेज ऑफ दी टू बॉडीज़ इन रिलेटिव मोशन, की जो भी ये दो बॉडीज़ रिलेटिव मोशन में हैं, जैसे कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है, तो इन दोनों की जो बीच की सरफेस है उसका नेचर क्या है, सेम स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह। अगर स्मूथ होगा तो कम लगेगा फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे रफ होगा तो इट मीन्स ज़्यादा लगेगा फ्रिक्शन। तो इट मीन्स नेचर ऑफ सरफेसेज ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ दी टू सरफेसेज इन कांटेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे एरिया है, कांटेक्ट में जितना भी एरिया आ रहा है उस पे इंडिपेंडेंट होता है, चाहे ये बॉडी का एरिया ज़्यादा है चाहे बॉडी का एरिया कम है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, दोनों के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है, वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। इट मीन्स कि चाहे बस चल रही है चाहे वो कार चल रही है, अगर वहाँ पे दोनों के नॉर्मल रिएक्शन सेम है और अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो दोनों की काइनेटिक फ्रिक्शन सेम, दोनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन सेम लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट हो जाए तो तब उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, उन पर डिफरेंट लगेगा। बट इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे इंडिपेंडेंट रहता है। नाउ थर्ड वन, यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस बॉडी की वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है, चाहे इसकी वेलोसिटी कम है चाहे ज़्यादा है, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है चाहे किसी भी टाइप की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही बॉडी, तो इट इज़ ऑलमोस्ट नियरली independent of the velocity of that body. It is nearly मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत बचकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी पे, लेकिन ज़्यादा जो पार्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन को डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ नियरली independent of the velocity of the body, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फोर्थ वन, इट इज़ ऑलवेज लेस देन दी स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो वैल्यू है एफ के की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन निकल के आती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये तो आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट थिंग कि जब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, तो अब यहाँ पे इक्वल टू में कांस्टेंट लगेगा। तो वो कांस्टेंट क्या है, जैसे कि आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, तो वैसे यहाँ पे म्यू के क्या है, म्यू के है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली यहाँ पे क्या बताएगा, वो कोफिशिएंट ये बताएगा कि जो सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट है उसके बीच में कितना अमाउंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अकॉर्डिंग टू इट्स किसके, उसके नॉर्मल रिएक्शन की, जब वो बॉडी मोशन कर रही है दूसरी बॉडी के ही सरफेस में, ठीक है। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट सिक्स्थ इसका क्या फीचर हो सकता है, सिक्स्थ इसका फीचर यार मुझे बताइए कि जब ये बॉडी मोशन कर रही है, दिख रहा होगा मोशन कर रही है, तो इस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स, मतलब फोर्स ऊपर आता है और नीचे मास आता है, मास ऑफ दैट बॉडी जो कि मोशन कर रही है।
नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स आगे की तरफ है और ये एफ के इसको अपोज कर रहा है, और आपको पता है ये मोशन कर रही है बॉडी फोर्स के टुवर्ड्स, तो इट मीन्स यहाँ पे एफ ग्रेटर होगा एफ के। तो अगर मैं टोटल या रिजल्टेंट फोर्स निकालूँ तो एडिशन तो होगा नहीं ना, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ माइनस का एफ के, मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ माइनस का एफ के अपॉन, लेट अस कंसीडर दैट दिस बॉडी बी द मास ऑफ दिस बॉडी बी m, सो a इज इक्वल्स टू f माइनस एफ के अपॉन m। ये एक्सेलरेशन लग रहा है जब ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अब समझ लीजिए अचानक से आपने अपना एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया, जैसे कि आप कार चला रहे हैं, ठीक है, कार चलाते टाइम आपका एक्सेलरेशन कितना है, f माइनस का एफ के अपॉन m है, और अचानक से आपने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई कर दिया तो इट मीन्स फोर्स की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो कर दी। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कार क्या होती है, जो उसकी स्पीड होती है, समझ लीजिए आप चला रहे हैं 100 की स्पीड में, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो 100 से फिर वो किस में आती है, एकदम से जीरो जाती नहीं, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, तब उसके बाद जीरो होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो अब ये बताइए, जब वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन डिक्रीज़ होती है, तो उस केस में बॉडी रिटार्डेशन करती है कि एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली आपको पता है रिटार्डेशन करती है। तो अगर f की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो a क्या निकल के आएगा, यहाँ पे f ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस का एफ के अपॉन m। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इससे हमें पता लगता है कि जब कभी कोई मोशन में जो बॉडी है, अगर उसका f हम ज़ीरो कर दें, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम ज़ीरो कर दे, तो तब वो बॉडी क्या करती है, रिटार्ड कर जाती है, मतलब रिटार्डेशन उसमें हैपन होता है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दैट इंडिकेट्स दैट बॉडी कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। रिटार्डेशन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे जब हम ओल्ड व्यू की बात करते हैं, पुराने व्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें, पुरानी थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें, तो जब हम बात करते हैं किसी बॉडी को हम रखते हैं, जब, ठीक है, किसी बॉडी को जब हम रखते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखता है, तो आपको पता है कोई भी सरफेस प्लेन सरफेस तो होती नहीं है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर विजन देखें उसका, तो या फिर उसको हम एग्जामिन करें, तो उस पर्टिकुलर बॉडी या उस बॉडी की जो सरफेस है वो कैसी होगी, वहाँ पे रफ होगी, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस होंगे। यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या है, जो उठे हुए हैं, ठीक है, जैसे जो क्रेस्ट बने हुए उन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शंस। और जो नीचे की साइड है डाउन हिल टाइप का बना हुआ है, वो क्या है यहाँ पे, डिप्रेशंस, डिप्रेशंस। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और बॉडी प्लेस करती हूँ, तो आपको पता है उस बॉडी की सरफेस भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी, प्रोजेक्शंस, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस होंगे, ठीक है। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। तो ये बोला गया था कि जब अप्लाइड फोर्स इस पे लगाया जाता है, कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई किया जाता है, तो उस केस में ये जो प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस हैं ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या अराइज होता है, फ्रिक्शन अराइज होता है। बट आगे चल के ये जो व्यू है उसको क्या किया गया, फेल किया गया। अब न्यू एक यहाँ पे व्यू है जो किसने दिया था, ये दिया था हार्डी और बॉडेक्स ने। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड बॉडेक्स, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज लार्जली ड्यू टू द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ देयर एक्चुअल कॉन्टैक्ट। इट मीन्स कि जब हम किसी ए बॉडी को बी बॉडी के ऊपर प्लेस करते हैं, तो उन दोनों की सरफेसेस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन अराइज होता है, ठीक है। अब वो कैसे, मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाती हूँ। ये प्रोजेक्शन डिप्रेशंस नहीं, बल्कि इसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में देखते हैं। अब अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर हम देखें, तो समझ लीजिए कि हम यहाँ पे इसको जूम करके देख रहे हैं। जब जूम करके देखेंगे उसकी सरफेस में, तो आपको दिख रहा होगा ए बॉडी के मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। आपको मोस्टली पता ही कि जो एटम्स होते हैं उनको हम स्पेरिकल शेप में ही ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से समझ लीजिए ए बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बी बॉडी के ही ऊपर इस तरीके से, सॉरी नीचे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बी बॉडी के मॉलिक्यूल्स, जो कि इस तरीके से हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो बी बॉडी के मॉलिक्यूल्स और ए बॉडी के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से टच हो रखे हैं, उनका जो एक्चुअल कांटेक्ट है, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट वो इतना है, जिसको मैंने शेड कर रखा है। और इसी पर्टिकुलर एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से ए बॉडी के एटम्स बी बॉडी के एटम्स को क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब इनका एक्चुअल कांटेक्ट अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन अराइज होगा। अगर यहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट इनका कम हुआ तो उस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको याद रखना, आप समझ लीजिए एक्चुअल कांटेक्ट कब ज़्यादा होगा, जब ये बॉडी क्या होगी, भारी होगी। भारी कब होगी, कि जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। आपको पता है जब नॉर्मल रिएक्शन, समझ लीजिए मैं इस बॉडी को नॉर्मल, मतलब मैं इस बॉडी पे क्या कर रही हूँ, उसका वेट बढ़ा दे रही हूँ। वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा इस केस में, कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ए बॉडी के मॉलिक्यूल्स या ए बॉडी के एटम्स बी बॉडी के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म में होगा, ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, जिसको मैंने शेड कर रखा है, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, इट मीन्स जितना ज़्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उतना ही ज़्यादा उसका एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ ए एंड बी बॉडी, और उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होगा, अराइज होगा। उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे अराइज होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है।